अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बताएंगे कि कोरोना वायरस की महामारी ने हमारे गांव गरीब मजरा और पुरवा को किस तरह से उत्तर प्रदेश में तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये जो गंगा नदी में लाशें बह रही हैं ये हमारे अपने लोग हैं। ये जो लाशें बह रही हैं ये सरकार की नाकामी का सबूत है। ये बताती हैं कि सरकार के गलत फैसलों ने किस तरह से गांव गरीब को मरने के लिए मजबूर कर दिया। सांसों के लिए तड़प तड़प कर लोग मर गए। उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई मौतें, गंगा नदी में बह रही लाशें इस बात का सबूत हैं कि सरकार कोरोना वायरस की महामारी को शहरों के बाद गांव में रोकने में बुरी तरह से विफल रही है। शहरों को शमशान बनाने के बाद यह महामारी जितने भीषण और आक्रामक तरीके से गांव की तरफ झपटी है, अब यह त्रासदी गांव में दिखाई देने लगी है। शायद ही इस प्रकार का दृश्य हिंदुस्तान में किसी ने देखा हो कि गंगा नदी, मां गंगा, पवित्र गंगा नदी के भीतर लोग लाशें फेंकने के लिए मजबूर हों। गंगा के किनारे बुलंदशहर तक, बलिया में दोनों तरफ, गंगा के दोनों पाटों की तरफ लाशें अटी पड़ी हुई हैं। कुछ दफनाई जा रही हैं, कुछ गंगा में प्रवाहित की जा रही हैं। चील, कौवे, गिद्ध इन्हें नोच रहे हैं। आजाद भारत के लिए इससे बड़ा शर्मनाक दृश्य उत्तर प्रदेश के भीतर कोई हो नहीं सकता। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकार विफल रही है, नाकाम रही है अपने राज्य के नागरिकों को इलाज देने में, अपने राज्य के नागरिकों को बचाने में और एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने में। जिंदा लोगों को इलाज नहीं और मर गए तो आपकी लाशें चील कौवे नोच कर खाएंगे। इस हालात में उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। आत्ममुग्धता में लीन सरकारों के दावों से इतर ग्राउंड की परिस्थितियां द्रवित करती हैं, कलेजा चीर देती हैं। जब हमारी माताएं बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, कोख सूनी हो रही है, गांव गरीब उजड़ रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रात में सोते हुए लोग सुबह मरते हुए मिल रहे हैं गांवों के भीतर। अफसोस की बात यह है कि इसकी चिंता किसी को नहीं है, न तो भारत की सरकार को, न राज्य की सरकार को, न सोशल मीडिया के महावीर ट्विटर पे छाए रहने वाले लोगों को। शहरों की मदद के लिए हजारों लोग आए, लेकिन आज जब हमारे गांव गरीब मर रहा है, हमारी बहनें रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, इनकी सुनने कोई नहीं आ रहा है। इनके जख्मों पर तेजाब और नमक डाला जा रहा है, यह कहकर कि गांव में 1 लाख से ज्यादा टीमें कार्यरत हैं जो गांव में इलाज दे रही हैं। तो अगर इलाज दे रही हैं तो ये मर रहे लोग कौन हैं? क्या ये दूसरे राज्य के नागरिक हैं? क्या ये दूसरे देश के नागरिक हैं? या ये कोई आतंकवादी हैं? जी नहीं, ये हमारे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं, जो एक एक सांसों के लिए घुट घुट कर इसी उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी आपकी आंख के सामने मर रहे हैं। और हम आपने जैसे लोगों ने संवेदनहीनता का चश्मा चढ़ा लिया है। एक समाज के रूप में यह हमारी नैतिक गिरावट है। एक समाज के रूप में यह हमारी विफलता है कि आज हम अपने लोगों का दुख भी बांट नहीं सकते हैं, उनको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। लोग लाशें फेंक कर जा रहे हैं, कुछ डर से, कुछ आर्थिक अभाव और गरीबी के चलते। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार नाम की कोई व्यवस्था बची नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है। शहरों को शमशान बनाने के बाद सरकारों की कुप्रबंधन और नाकामी ने गांव गांव अर्थियां उठने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग मर रहे हैं। मैंने 22 सालों के पत्रकारिता के अपने करियर में इस प्रकार के विभत्स घटनाक्रम और ऐसी भयानक इंसानी जिस्मों की दुर्दशा नहीं देखी है। बड़ी सी बड़ी विपत्तियां आई, बड़े से बड़े जलजले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसी लाचारगी, ऐसी बेबसी और इस प्रकार से हमारे भाई बहनों, माताओं की मौत, इससे बड़ा अफसोस उत्तर प्रदेश के लिए कुछ हो नहीं सकता जो इन दिनों चल रहा है। लगातार आगाह किए जाने के बाद भी, लगातार चेतावनी दिए जाने के बाद भी, लगातार विशेषज्ञों के सुझाव के बाद भी
उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों को लावारिस छोड़ दिया। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना वायरस की लहर ने गांवों को बर्बाद कर डाला। अधिकांश गांवों से रिपोर्ट आ रही है, हमारे 55 रिपोर्टर्स इस वक्त गांवों का दौरा कर रहे हैं, गांव के भीतर जा रहे हैं। हालात बहनों भाइयों हमारी आपकी कल्पना से बेहद खराब है। और जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आत्मा द्रवित है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपने भाई बहनों की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अपने राज्य के लोगों की तकलीफ को आप तक कैसे पहुंचाऊं। किस तरह से वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं और उनके अपने लोगों की लाशें गिद्ध, कौवे, चील और जानवर नोच कर खा रहे हैं इसी पवित्र गंगा नदी के भीतर। इससे बड़ा दुर्भाग्य राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। और यह हकीकत का आईना दिखाता है उन्हें जो नाकाम, निष्ठुर, निर्लज्ज और निर्दयी हैं। यह तस्वीर बताती है कि सत्ता में बैठे लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं, जो अपने ही राज्य के मरते हुए नागरिकों के साथ संवेदना के दो शब्द भी नहीं कह सकते हैं। इस राज्य के लोगों के साथ क्रूर मजाक होता है जब यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कोरोना नियंत्रण मामलों में मॉडल राज्य है। क्या इसको मॉडल राज्य कहते हैं? निर्णय आपको करना है बहनों भाइयों। यह तस्वीर बहुत बेचैन करती है, रात में सोने नहीं देती, दिन में चैन से बैठने नहीं देती है। यह भावुक होने का वक्त है, यह संवेदना का वक्त है, यह वक्त हम अपने गांव के लोगों के साथ खड़े रहने का वक्त है। यूं अनाथ छोड़ देने का वक्त नहीं है। इन गांव गरीब के लोगों की आवाज तो विपक्ष भी नहीं उठाता, सेलिब्रिटी तो इनकी तरफ देखते भी नहीं है और मीडिया ने तो इनको लावारिस मान लिया है। मीडिया इनको हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता है। ये किससे अपनी तकलीफ कहेंगे? जब ये हमारे रिपोर्टरों से बात करते हैं रो पड़ते हैं। बात बात पर इन्हें रोना आता है क्योंकि इनके यहां टेस्टिंग तो दूर की बात है बहनों भाइयों, पैरासीटामॉल की दवा भी नहीं है। बुखार में तड़पते, देसी इलाज करते मर रहे हैं लोग। ये नहीं जानते आइवरमेक्टिन क्या होती है, ये नहीं जानते हैं कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग क्या होती है। इन्हें बस ये शिकायत है कि सांस फूली, सांस आ नहीं रही थी, मर गए। रात में सोए, सुबह मरे मिले। गांव के लोगों के दुखों का कोई अंत नहीं है। गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। पूर्वांचल के भीतर तमाम गांव के लोग अपने गांव छोड़कर भाग गए हैं, रिश्तेदारियों में चले गए हैं, दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस महामारी के चपेट में आने का सीधा मतलब मौत है। पहले तो सरकार के लिए गांव के लोग आंकड़ा थे, अब ये आंकड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े लाशों की शक्ल में गंगा नदी में बह रहे हैं या गंगा के किनारे दफन है। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। क्या इस प्रकार के उत्तर प्रदेश की हमने कभी कल्पना की थी बहनों भाइयों? जिस प्रकार के दावे किए जा रहे थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के, वो राज्य अपने राज्य के नागरिकों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहा है। एक एक सांस के लिए गांव के हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें तड़प तड़प कर दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये दृश्य हैरान करते हैं, विचलित करते हैं और बताते हैं कि गांव के हालात कितने भयानक हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि गांव गांव मेडिकल किट भेजी गई है, गांव गांव करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं हम। लेकिन इस राज्य के नागरिकों तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं। सरकारी आंकड़े झूठ बोल रहे हैं और यह बात मैं पूरी चुनौती, पूरे दावे और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े झूठे हैं। बहती लाशें, जलती चिताएं और दफन हुए हमारे राज्य के लोग सबूत हैं इस बात का कि सरकार झूठ बोल रही है। 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन की जो दावे किए गए, किस ये दावे धड़ाम हैं। 2 लाख के आसपास सिर्फ अब तक लोगों को उत्तर प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को, महज 2 लाख लोगों को डोज लग पाई है। आबादी कितनी है? 24 करोड़ की। इलाज आप दे नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन आप दे नहीं पा रहे हैं, टेस्ट आप कर नहीं रहे हैं, आईसीयू बेड है नहीं, वेंटिलेटर आपके चलते नहीं हैं और अंतिम संस्कार भी आप इज्जत से देते नहीं हैं और अपने लोगों को अपना मानने से भी इनकार कर सकते हैं। शायद इससे बड़ा शर्मनाक पहलू कुछ हो नहीं सकता है।
कि बिहार जैसे राज्य उत्तर प्रदेश पर उंगली उठाते हैं कि आपके राज्य से बहकर लाशें हमारे यहां आ रही हैं। आज कोर्ट इंटरवीन करे, आयोग इंटरवीन करें, क्या फर्क पड़ता है? मर कौन रहा है? आम आदमी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस राज्य की सरकार हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी मानवाधिकार आयोग हो, क्या फर्क पड़ता है जब बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, मां की कोख उजड़ गई, गांव गरीब बर्बाद हो गए? आपके संज्ञान लेने से क्या फर्क पड़ता है? आंकड़ों में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है और कोर्ट के भीतर यही सरकार हलफनामा देती है कि उसने टेस्टिंग घटा दी है। प्रत्यक्ष को बहनों भाइयों प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राजधानी लखनऊ के भीतर पहले 30,000 टेस्ट रोजाना किए जाते थे, आज लखनऊ के भीतर 13 से 14,000 टेस्ट हो रहे हैं, आधे से भी कम कर दिए गए हैं टेस्ट। आंकड़ों में आप कोरोना वायरस खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति रह गया उत्तर प्रदेश के भीतर, इस वायरस को आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, तबाही को आप कभी रोक नहीं पाएंगे, बर्बादी को आप कभी थाम नहीं पाएंगे। तबाही एक बाढ़ की तरह होती है कि अगर उसको रास्ता नहीं दिया गया, अपना रास्ता खुद चुनती है, और जब चुनती है तो तबाही और बर्बादी लाती है, जो इस वक्त है। 400 दिनों तक टीम 11 के नाम की एक कमेटी उत्तर प्रदेश के भीतर रोजाना बैठक करती थी, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, टीम 11 भंग कर दी गई। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में हुई हजारों मौतों की जिम्मेदार कौन है? और क्या इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? निर्दोष लोगों की इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों के कारण, ऑक्सीजन की कमी, इलाज की कमी, बेड की कमी, दवाओं की कमी, अंतिम संस्कार में अपमानजनक तरीके से लोगों को क्रीमेट करना। 400 दिनों तक ये कमेटी क्या करती रही है? ये टीम क्या करती रही? क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती है? लोगों को धमकाकर, उन पर मुकदमे करके, उनको डरा के आप गांव के लोगों को तो चुप कर सकते हैं, लेकिन ये बहती हुई लाशें और दफन हुई हमारे भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की लाशें चीख चीख कर आज नहीं तो कल बोलेंगी और आपसे अपना हिसाब भी मांगेंगी। ये महामारी हम नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही ने, उसकी नाकामी ने गांव से लेकर शहर तक हाहाकार मचा दिया है, तहस नहस कर दिया है उत्तर प्रदेश के भीतर के हालात। शायद ही उत्तर प्रदेश के भीतर का कोई नागरिक हो जिसके जानने वाले, जिसके रिश्तेदारी में, जिसके दोस्तों में किसी की मौत न हुई हो। हर व्यक्ति गम से चूर पड़ा हुआ है, और इस हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी जिम्मेदार है, और उसको जवाबदेह बनाने का वक्त अब आ गया है। कुछ बयान सुने आप जो हमने गांव से निकलवाए हैं। ये गांव के वो लोग हैं जहां कैमरे नहीं पहुंचते हैं। जरा इनके दुख और तकलीफ को सुनो, रोंगटे न खड़े हो जाएं तब मुझे बताना। ये मौतें लगातार हो रही, लेकिन सरकार जो है या जिला प्रशासन आंकड़े छुपा रही है। आंकड़े छुपाने का ये मौका नहीं है, उनको ज़रूरत है सांस की, ऑक्सीजन की, दवाई की। लेकिन अगर जिला अस्पताल की बात करें वहाँ L2 की, तो वहाँ अगर मरीज पहुँचते हैं तो वो तड़प कर वहाँ पर मौत उनकी हो जाती है। इस क्षेत्र के अगल बगल के गांव में कम से कम सैकड़ों मौतें जो है कोविड से हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का कोई हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह हॉस्पिटल स्वयं बीमार पड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधियों को चिढ़ा रहा है, सरकार को चिढ़ा रहा है, जनता को चिढ़ा रहा है। सुविधा नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हमारे वहाँ, कोई सुविधा नहीं, सरकार से मिलने वाला कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ नहीं। उम्मीद तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, यहाँ के सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से जीरो है। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर घर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है बुखार से। वो तो कई हो गई साहब, यहाँ तो कई मौतें हो चुकी चौपरे में। चौपरे मोहल्ले की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोगों को बराबर बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायत बनी हुई है, और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मरने वाले तो मर ही गए हैं, इस मोहल्ले में करीब 4-5 आदमी मर चुके हैं, और कोई सहूलत किसी बात की नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और रुहेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक और मध्य उत्तर प्रदेश, शायद ही किसी जनपद का कोई ऐसा गांव बाकी हो जहां बुखार न हो, लोग चारपाई न पकड़े हों और जिस गांव में मौतें न हो रही हों।
कहीं आंकड़ा 50-60 है तो कहीं 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार अब तक नहीं जागी है और ना अब तक गांव के लिए उसके पास कोई ठोस योजना है। ये सरकार सिर्फ प्रचार में तल्लीन है। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में मनोज यादव बीजेपी से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से, जगदीश शर्मा कांग्रेस से। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी, गाँव के जैसे हालात हैं ये बड़े स्तब्ध करते हैं और मैं पिछले 3-4 दिनों से गांव के जैसे हालात देख रहा हूं, मेरा मन बड़ा द्रवित है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार की नाकामी के चलते हुई मौतों के लिए जिम्मेदार और कसूरवार किसको ठहराया जाए? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा आवाज गूंज रहा है सर? हाँ, आप बोले। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप भी समझ पा रहे हैं कि ऐसी आपदा पिछले 100-150 वर्षों में कभी नहीं आएगी और ऐसी महामारी जब आती है तो संसाधनों का सीमित होना लाजमी है, संसाधनों की एक सीमा होती है, तो ये बात हमको बखूबी समझना चाहिए। दूसरा विषय, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की कार्य क्षमता का पर सवाल है तो मैं जवाब दे देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो युद्ध स्तर पर काम करते रहे। अब जैसे ही वो ठीक हुए, आपने देखा कि किस तरह से वो आजमगढ़ गए, मथुरा गए और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। तीसरा सवाल का जवाब मैं देता हूं, जैसे आपने कहा कि वो बहुत अमानवीय घटना है, जो उन्नाव में जो लाशें बह रही हैं और जिस तरह की घटना आ रही है, वाकई में अमानवीय है और इससे बड़ी अमानवीय घटना कभी इतिहास में हो नहीं सकती है। लेकिन इसकी जांच होने दीजिए, कमेटी बनी है, जांच उसकी रिपोर्ट देगी, दूध का दूध पानी का पानी होके आएगा। ये किसकी गलती है, किस वजह से बहाए गए हैं, क्या कारण है इसके पीछे। और चौथा विषय ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्णतः ही अक्षम है, नकारा है, निकम्मा है, आपके अनुसार, जिस तरह से आपका मैं सुन रहा था प्रोमो ही, आप खुद ही प्रोमो दे रहे थे, मुझे बताइए कि WHO ने क्या कहा है। तो T3 फॉर्मूला है, ट्रेस करना, टेस्टिंग करना और ट्रीटमेंट करना, सबसे बढ़िया मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि 75 जिलों में 97,000 गांवों तक पहुंचने का काम जो किया है और वहां ठीक तरीके से यूपी का मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है, ये WHO बोल रहा है। अब बताइए, WHO बोल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसमें बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया है। कम से कम मैं कह रहा हूं मानवीयता रखिए, इतना भय और भ्रम मत फैलाइए। अगर ये भय और भ्रम हम लोग फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो मुझे लगता है लोग डर जाएंगे। वैसे ही लोग डरे हुए हैं। मीडिया का काम तो ये है कि कम से कम चीजों को उठाना। ठीक है, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी। अब आप मुझे बताएं, ये वाजिब नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। ओके, जो लोग मर रहे हैं क्या ये स्वयं से आत्महत्या कर रहे हैं? सरकार या आप सुन तो लो, सवाल तो ले लो पूरा, सुन तो लो, सवाल तो ले लो, पूरा सवाल हो जाए फिर जवाब दे देना। डेटा देता हूं, आप सुनिए आप 1 मिनट के लिए। ये राज्य पहला ऐसा राज्य जो 4 करोड़ टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है, जबकि 24 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? इतने तेजी से काम चल रहा है। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये मर कौन लोग रहे हैं? प्लाज्मा बैंक लखनऊ के अंदर है, एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। ओके, ऑल राइट, 242 लैब वहां पर है, 242 लैब उत्तर प्रदेश के भीतर। अपना डेटा थोड़ा करेक्ट करिए। ऑल राइट, जगदीश शर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके, थैंक यू। ऑल राइट, प्लीज। टेस्टिंग अब बढ़ाई जा रही है, एंटीजन टेस्ट वहां बढ़ाए जा रहे हैं। आपने स्वयं हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है कि टेस्टिंग घटा दी है आपने। इसमें सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ऑल राइट, सरकार तो काम कर रही है। जगदीश शर्मा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके जगदीश शर्मा जी, भाई मनोज यादव कह रहे हैं कि ऑल इज वेल ये प्रोपोगंडा है और ये जो मर रहे हैं राज्य के नागरिक, इनको ये ओन करने को भी तैयार नहीं। थैंक यू मनोज जी, प्लीज कोऑपरेट। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, दूसरों को भी बोलने दें। थैंक यू। यस ब्रजेश जी, कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज जी कह देंगे तो पाकिस्तान के लोग हमारे हैं नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 24 घंटे काम करते हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कोरोना के टाइम में अपने फादर की डेथ में तो भी नहीं गए। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया ना, क्या फायदा? अब आप दूसरों को बोलने दें। ऐसी दुर्दशा हिंदुस्तान में। एक सेकंड रुक जाओ ना, एक सेकंड। बोलते हैं, सुनने की इनको आदत डालनी चाहिए। ओके, मनोज जगदीश शर्मा बोलेंगे। अब आपका बोलने का समय गया है। ओके बोलिए जी, आप चुप हो जाइए, आपका बोलने का समय गया। अब आप सुनने की आदत डालिए। जिस तरह से देश को अपनी दुर्दशा कर दिया है, अरे वो इंसान जो नदी में तैर रहा है, जो मर के तैर रहा है, सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे मां गंगा ने बुलाया है, क्या हाल गंगा का आप लोगों ने कर दिया है। आज किसी से छिपा नहीं है, किसी गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, किसी गांव में कोई बेड नहीं है, किसी गांव में हॉस्पिटल नहीं है। आप गुण गाते हैं, बड़े बड़े गुण गाते हैं। ये गुण गाने का समय नहीं है, ये सुनने का चुप रहने का समय। आप फेल हो गए बुरी तरह से। आप गलती मानिए,
आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेलीविजन में आके बातें करते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं ब्रजेश जी आपको, मैंने आपको पहली दफे सुना और सुनकर मैं इतना इम्प्रेस हूं कि हमारे देश में इतना सच्चा पत्रकार भी है जो अपनी सारी बात कह रहा है, खुले मन से कह रहा है, खुले दिल से कह रहा है। अगर सभी पत्रकार आपकी तरह सच बोलते तो आज ये देश की जगदीश शर्मा जी, जिस WHO की बधाई रिपोर्ट देता हूं। का और मुझे मनोज डर यादव है जी कि लोग आपको और मरवा भी उत्तर ना दे। प्रदेश की उनकी ये लोग पार्टी ऐसे की लोग हैं, सरकार ये जिक्र कर मीडिया को रही नहीं है, बोलने देते हमने हैं। उसका दो रियलिटी तीन चेक मीडिया के कराया लोग है। बिल्कुल नहीं बोलने WHO और देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दावे गलत हैं और ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ कह रहा हूं। जगदीश जी, हाँ, आप क्या नाम है ब्रजेश जी, बिल्कुल सच्चाई सामने रखी। मैंने 15 मिनट आपको सुना और मेरी हिम्मत बढ़ी कि आज पत्रकारिता जिंदा है आप जैसे लोगों के बीच में। अरे पत्रकार तो डर के हमारे बोलते ही हैं, आपने तो सरकार की पोल खोल के रख दी, आपने तो विपक्ष का काम कर दिया जो विपक्ष को बोलना चाहिए था। आपने एक एक बात विस्तार से समझाई कि बेटी का क्या हाल होगा, माँ का क्या हाल होगा, पिता का क्या हाल होगा, बाप का क्या हाल होगा। पहली बार ऐसा भयानक दृश्य है, पहली बार ऐसा भयानक दृश्य ने अपने जीवन में देखा है। हमने सोचा नहीं था कि सरकार धोखा दे रही है, क्या ये अच्छे दिन आएंगे। अरे माफ कर दो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अगर ये अच्छे दिन है तो पुराने दिन ही ठीक थे। कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दें। शुक्रिया अपने आपका, से खाना खिलाते थे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। विवेक साइलर जी, अभी आपने मनोज यादव जी की भी बात सुनी। WHO के दम के नाम पर ये क्लेम कर रहे हैं, उसका अलग विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो दावे कर रही है वो एक अलग विषय। उत्तर प्रदेश के भीतर बहती हुई लाशें जिनको चील कौए नोच रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, गंगा के दोनों तटों के किनारे के क्या हालात हैं, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं। क्या हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बची कि हम अपने राज्य के नागरिकों के साथ अफसोस के दो शब्द उनके साथ बांट सकें, उनके गम और दुख को बांट सकें, बजाय उसके कि मर रहे लोगों को हम प्रोपोगंडा बताएं? जी, हम इतने अमानवीय हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये अत्यंत चिंताजनक, गंभीर और खतरनाक सिचुएशन इस समय है। अगर आप गांव-गांव में जो कोरोना बढ़ रहा है, अगर आप डाटा ही देखें तो डाटा के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 17.77% जो है मृत्यु दर बढ़ गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का डाटा है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मार्च को कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में मात्र 100 मरीज हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे आप मेरठ देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आप कहीं भी देख लीजिए, और इसमें पंचायत चुनाव ने आग में घी गाड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं कि 16,700 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज उन्नाव के अंदर 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है क्योंकि उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, इलाज करने के लिए दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश आज झोला छाप डॉक्टरों के दम पे चल रहा है। नदियों में लाशें कैसे बह रही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, गृह सचिव ने तो हाई कोर्ट में खुद मान लिया है। इस मनोज यादव क्या बात करेंगे? हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश गृह सचिव ने खुद मांग लिया है कि अभाव है, एक मिनट, दवाइयों का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है, बोलिए, बेड का अभाव है, ऑक्सीमीटर्स का अभाव है। ये सरकार ने हाई कोर्ट में खुद मान लिया। और ब्रिजेश भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश फर्जी आंकड़ा दे रही है और भ्रमित कर रही है लोगों को। मुझे एक बात नहीं समझ में आती। ठीक है, आप व्यवस्था नहीं कर पाए, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप बेड नहीं दे पाए, आप दवा नहीं दे पाए, संवेदना के दो शब्द तो दे सकते हो ना, वो भी नहीं दे उसको पाई। देने में कोई दिक्कत है क्या? हम अपने लोगों के दुखों को बांट नहीं सकते? विवेक जी, जी बिल्कुल, मैं दूंगा मनोज जी टाइम, आप प्लीज तसल्ली रखें जी। बड़े दुख की बात है ब्रिजेश जी कि इतनी मृत्यु होने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने आप का एक मैनेजमेंट करके, एक फर्जी आंकड़े देके अपनी इमेज क्रिएट करना चाहती है पब्लिक के सामने, बड़े बड़े विज्ञापन देके। लेकिन जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये भी आपने कहा, 14 महीने का समय था पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में, 400 दिन टीम 11 बैठ के। क्या आपको लगता है कि टीम 11 को इन मौतों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए? ब्रिजेश जी, जो टीम 11 बैठ के, जहां IAS अधिकारी मुख्यमंत्री की मीटिंग में बैठ के वीडियो गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो वीडियो गेम मुख्यमंत्री जी के सामने खेल रहे हैं, वो कितने संवेदनशील होंगे? थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ऑल राइट, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और अनूप जी वो शख्स हैं जो
पिछले 15 महीनों से कोरोना वायरस को लेकर, उसकी जागरूकता को लेकर हुई अधिकांश डिबेट का, नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट्स का मेरे साथ हिस्सा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनूप। हालात अब गाँव की तरफ बहुत ख़राब हो गए हैं और वो अफसोस मैं आपके चेहरे पर इस वक्त पढ़ सकता हूँ जो गाँव के हालात आपको पता चल रहे हैं, क्योंकि आप नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन हैं, तो आपके पास गांव से खबरें ज़रूर आ रही होंगी। कैसे हालात हैं और आप लोग कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं गांव ग्रामीण के भीतर? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि 55 लोगों की आपकी पत्रकारों की टीम गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग कर रही है, ये इस कोविड में अपने आप में बहुत बड़ा काम है और आपको और आपकी टीम की मैं खुले दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि इसके द्वारा ना सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं बल्कि आपके कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या सावधानी करनी, वो भी पता लग रहा है। अब जो आपका सवाल कि गाँव के क्या हालात हैं, देखिए मैं लखनऊ शहर में बेस्ड हूँ और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो गांव से अटैच्ड हैं, और मुझे नहीं पता कि लखनऊ और उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा गांव है जहां पर सडन डेथ नहीं हो रही है या लोग बीमार नहीं हैं। लेकिन वो गांव के लोग बीमार हालत में लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि लखनऊ में बिस्तर और ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। तो वो बेचारे गांव में, जहां पर ना ट्रीटमेंट ना टेस्टिंग, ना उन बेचारों को पता है कि क्या करना चाहिए, इस तरह की असमय मृत्यु हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव की हालत बहुत ख़राब है। उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं उपलब्ध है कि वो बेचारे ये मेज़र कर पाएँ कि ऑक्सीजन की क्या मात्रा है। उनके पास एम्बुलेंस गाड़ी भी उपलब्ध नहीं है कि वो पास के अस्पतालों में लेके जा सकें। ऐसी स्थिति में वो असहाय होकर अपने घर पर ही, अपने घर के पलंगों पर और उसके ऊपर असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप क्या गांव का और ग्रामीण के लोगों को सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक ये सरकार जागेगी, लोगों तक मदद पहुंचेगी, तब तक न जाने हम अपने कितने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, गांव ग्रामीण के लोगों को खो देंगे। हम इन्हें कैसे बचाएं? हमारे पास क्या कोई तरीका है? जी जी बिल्कुल। तो मैं बार बार, जैसा आपके माध्यम से कहता आया हूं, अपने सभी उत्तर प्रदेश वासियों को और जो लोग भी ये चैनल को देख रहे हैं, कि आप इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपको खांसी, जुखाम, बुखार, सरदर्द, बदन में दर्द, गले में खराश, नज़ला, दस्त लग रहे हैं या उल्टी सी महसूस हो रही है, आप बिल्कुल ये मत समझें कि आपको कुछ और बीमारी है। आप मान लें कि आपको कोविड है। गांव में मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग एक ही झोपड़ी में रहते हैं तो आइसोलेशन मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा इंतजाम करें जहां पर जो व्यक्ति को ये बीमारी है उसको एक अलग तरफ रखें, बाहर की तरफ या घर में ही कुछ डिवाइड करके रखें, जो मैं समझता हूं कि गांव में मुश्किल है, इसीलिए बीमारी वहां तेजी से फैल रही है। अब क्योंकि आप टेस्टिंग करा नहीं पाएंगे, गांव में टेस्ट की सुविधा नहीं है, तो भूल जाइए कि आपको टेस्ट कराना है और आपको जानकारी लेनी है कि कोरोना है। तो सबसे पहला काम कि आपको कुछ भी हो, आप ये मानिए कि आपको कोरोना है। कोशिश करें कि जब भी उसको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की या 650 मिलीग्राम की दिन भर में 4 बार आप टैबलेट दे सकते हैं, और उसके साथ में आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की 5 दिनों तक और डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम 5 दिन तक दें। ये दवा आप स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप सोचें कि अब ट्रीटमेंट या डॉक्टरी सलाह आपको कैसे मिल सकती है, क्योंकि अगर आप ये ट्रीटमेंट घर पर स्टार्ट कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, सुबह शाम भाप दिला रहे हैं, दिन भर में 3-4 बार गरारा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे शुरुआती तौर पर ही उस व्यक्ति में कोरोना को, क्या हम मास लेवल पर डॉक्टर अग्रवाल कुछ ऐसा प्रबंध आईएमए की तरफ से, प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की व्यवस्था को छोड़िए, वो तो क्या कर रहे हैं सब कोई देख रहा है, क्या आप लोग कुछ ऐसा प्रबंध कर सकते हैं कि कोई एक प्राइवेट लाइन, एक कोई हेल्पलाइन शुरू कर पाएं, जहां गांव के लोग एसएमएस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कैसे भी आप लोगों तक पहुंचें और कोई गाइडेंस ले पाएं? आप लोग कुछ इस प्रकार की पहल कर सकते हैं गांव के लोगों के लिए?
ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 1.5 महीने से आईएमए की इस तरह की हेल्पलाइन कई समाचार पत्रों के माध्यम से चल रही है और हमारी अपनी भी हेल्पलाइन चल रही है, जहां पर हम विभिन्न समाचार पत्रों में अपने स्वयं के नंबर दे रहे हैं और जहां पर लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस समय पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी अगले 2 दिन में आपको कुछ नंबर्स और कुछ डॉक्टर्स के नाम दे दूंगा जो आप अपने यहाँ प्रसारित कर सकते हैं। ये आईएमए के डॉक्टर्स हैं जो पिछले 2 महीने से लगातार ये सेवाएं दे रहे हैं। ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है। अब समस्या चेयरमैन है तो मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ, और ये मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में आपसे अनुरोध कर रहा हूँ जी कि क्या ये संभव है, और मेरा अनुरोध है कि एक अप्रत्याशित वक्त है, ये एक बेहद संकट और महाविपत्ति का समय है। क्या आप लोग डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छोटी छोटी टीमें बना के, मोबाइल टीमें बना के गांव-गांव विजिट कर सकते हैं? ऐसा संभव है? कुछ दवाएं साथ लेते जाएं। ब्रिजेश जी, आपका सुझाव मेरे भी दिमाग में ये आया था कि क्या हम लोग कुछ मोबाइल टीमें बना सकते हैं। देखिए, इस समय 2 बड़ी समस्याएं हैं। जितने व्यथित आप हैं गांव की कंडीशन को लेके, उतना ही मैं भी। मेरा मन रो रहा है, दरअसल मैं बहुत दुखी हूं और बहुत ही गम में हूं। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं अपने भाई बहनों को कैसे बचाऊं। जी, तो जो आपने सलाह दी है उस पर मैं पक्का प्रॉमिस अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। पहले तो मैं ये वादा कर दूं, समय इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे 50% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस समय इन्फेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों के अस्पताल चल रहे हैं। बहुत मिनिमम कैपेसिटी पर हम लोग किसी तरह वर्क कर पा रहे हैं कोविड अस्पतालों में किसी तरह से। इसीलिए आप देखें कि अक्सर कई जगहों पे ये हो रहा है कि हाँ भाई, प्राइवेट अस्पतालों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसका बड़ा कारण ये है कि इस समय 50% पैरामेडिकल इन्फेक्टेड है, डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हैं। तो किसी तरह से, चाहे कोविड अस्पताल हो या नॉन कोविड अस्पताल हो, हम लोग किसी तरह से मैनेज करके मरीजों को सेवाएं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए इसको प्लान को बनाना और इसको धरातल पे ला पाना, ये एक अप्रत्याशित वक्त है, एक बार विचार जरूर करें। जी बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है आपसे। और आपने हमेशा उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा की। 100% मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, बिल्कुल ये मेरा आपसे वादा है कि इसके ऊपर विचार भी करेंगे। ये भी मेरा आपको वादा है कि मैं आपको 2 दिन के अंदर 8 से 10 डॉक्टरों का नाम, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित हो रहा है, आईएमए की टीम का, आपका बहुत आभारी हूं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी जेनरसिटी की। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दावा किया कि वो 97,941 गांवों तक पहुंच चुकी, यानी उत्तर प्रदेश का कोई गांव बचा नहीं है जहां आपने टेस्टिंग न की हो और मेडिकल किट न बांटी हो। तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, अगर आपने सबके टेस्ट कर लिए और सबको दवाएं दे दी हैं तो? देखिए प्रदेश जी, मैं इस सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूँ। आप सुनिएगा, धैर्य से बीच में मत रोकिएगा, बाद में जो पूछना फिर पूछिएगा। देखिए, मैं 2-3 सवाल आप ही से पूछूंगा और आपके माध्यम से जनता से बताना चाहूंगा। देखिए, WHO ही गलत हो सकता है, ब्रजेश मिश्रा गलत नहीं हो सकते हैं। WHO गलत हो सकता है, ब्रजेश मिश्रा गलत नहीं है। ब्रजेश मिश्रा अपने आप में एक संस्था है, WHO से बड़ी संस्था है। वो जो तथ्य देंगे, जो आंकड़े देंगे, वो सही है। सरकार जो आंकड़े देगी वो भी गलत है। पंचायत चुनाव से फैल सकता है, जो कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन था उसके अंदर। लेकिन जो किसान आंदोलन से जो यहाँ लोग तथाकथित किसान बैठे हुए थे, जो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। ना समाजवादी पार्टी बोलेगी, ना कांग्रेस पार्टी बोलेगी। तीसरा विषय ये मुझे बताइए, क्यों ना जगदीश जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। क्यों ना अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैलाया, वैज्ञानिकों का अपमान किया। क्यों ना राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया जाए, जिन्होंने भ्रम फैलाया, वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैलाया, षड्यंत्र किया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। बुलंदशहर के अंदर एक अच्छी खबर नहीं दिखाई। बुलंदशहर में कोविशील्ड की 2 करोड़ पर मंथ प्रोडक्शन की एक वहां पर यूनिट लगने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किया, वहां को उन्होंने ऑर्डर भी दे चुके हैं, वो लोग पेमेंट भी कर चुके हैं कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को। वो आपने अच्छा नहीं दिखाया। अभी कहाँ का आपने ऑर्डर किया है? अभी टेंडर तक आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप क्यों असत्य बोल रहे हैं? कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए आपको पता है सिर्फ 2 लाख आपके पास यहाँ पर डोजेज मौजूद हैं।
और आप कह रहे हैं आप ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। डोजेज भी जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, मेरा अच्छा, हम लोग सिलसिलेवार सवाल पे आ जाते हैं। मैं डिटेल लेके आया हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं। आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी और सबको रोका। अब आप मेरे सवाल तो ले लो, मुझे सवाल तो कर लेने दो। मैंने तसल्ली से बात सुनी, किसी को बोलने नहीं दिया आपके बीच में। आपने जो बोला मैंने बात सुनी। अब आप मुझे बताओ, आपकी सरकार क्लेम कर रही कि आपने मोर देन 97,000 विलेजेस में जांच कर ली, मेडिकल किट बांट दी। तो जब आपने पूरे उत्तर प्रदेश की जांच कर ली और मेडिकल किट बांट दी, तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, सीमित संसाधनों में इस महामारी के समय सीमित संसाधन सीमित हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर योगी आदित्यनाथ जी 24 करोड़ की जनसंख्या वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में अगर इतनी तेजी के साथ में रिकवरी रेट आया है, मामले कम हुए हैं, तो ये सराहनीय कदम है और सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। एक सवाल वाली घटना के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही अमानवीय घटना है, लेकिन इसकी जांच हो जाने दीजिए। कौन इसके दोषी है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या नहीं, वो आने दीजिए। एक और क्लेम आपने किया है, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लेके आया हूँ। एक और क्लेम आपने किया कि 1,41,000 स्वास्थ्य टीमें बनाकर आपने गांव में रवाना कर दी। 1,41,000 टीमें। अगर एक टीम में विवेक जी मैं 4 लोगों को भी रख लूं जी, तो आपको पता है 4.5 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर इनके गांव में निकले हुए हैं। इतना तो स्टाफ नहीं होगा आपके पास पूरे स्वास्थ्य विभाग का। जी बिल्कुल। तो ये कौन लोग हैं मनोज जी जिनको आपने भेजा है, जो अब तक नहीं पहुंचे हैं गांव तक? देखिए ब्रजेश जी, आपकी मीडिया से ज्यादा तेज वो लोग पहुंच चुके हैं और वही कारण है कि इतना स्टाफ ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास, तो भेजा कहां से? ठीक होकर के आ रहे हैं। उसमें आशा वर्कर भी मैं जगदीश जी रुकिए, मैं आता हूं। जगदीश जी, आशा वर्कर की भी होते हैं, सामुदायिक केंद्र के लोग भी होते हैं, वही तो पूछा, वॉलंटियर भी होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मैं सब लोगों को जोड़ लूं तो भी इतने नहीं है जितने की टीमें आपने बना रखी। और यही रिपोर्ट आपने WHO को दी है। आप इसी डेटा को कह रहे हो कि ब्रजेश मिश्रा गलत बोल रहे हैं। भाई मैं सवाल पूछता हूं तो गलत नहीं पूछता हूं। ठीक हुई है, किसी भी प्रदेश में नहीं हुई है। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ मैं बात करता हूं और दस्तावेज के साथ बात करता हूं। मैं एविडेंस बेस्ड बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। हवा में तो आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने बताया तो जवाब तो दे दो आप। हाउ आप 97,000 गांव में कैसे पहुंच गए? को नहीं मानता हूं मैं। आप मुझे बताइए कि ये 5 लाख लोग कहां अपने स्वास्थ्य विभाग के भेज रखे हैं? धन्य हो गए, नतमस्तक हो ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके जगदीश शर्मा जी, आप मुझे बताइए इनके क्लेम और जमीन की हकीकत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जगदीश शर्मा जी गो हेड। ओके मनोज जी, शुक्रिया। यस, देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, सच बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कर दो, अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज कर दो। ये हर उस आदमी पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं जो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। पप्पू यादव को जेल में डाल दिया, हमारे यूथ के श्रीनिवास जो घर घर जाकर सिलेंडर दवाइयां दे रहे हैं। नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नंबर के झूठे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, बोलते हैं आप अखिलेश यादव पर मुकदमा करिए, राहुल गांधी पे करिए, मायावती पे करिए, लेकिन टीम 11 पर भी मुकदमा कर लो। टीम 11 पर भी मुकदमा कर लो, मैं स्वागत करूंगा। एक सेकंड जगदीश जी, जगदीश जी रुक जाओ, जगदीश जी रुक जाओ। बहिष्कार करो। मैं कहता हूं, मैं स्वागत करता हूं कि आप अपोजिशन लीडर्स पे मुकदमा करो, लेकिन एक मुकदमा टीम 11 पे भी करो। एक मुकदमा टीम 11 पे भी करो, सब पर मुकदमा करो, मेरे पे भी करो, विपक्ष के नेताओं पर भी करो, लेकिन एक मुकदमा टीम 11 पर भी होना चाहिए। जगदीश जी गोयल, बिल्कुल अखिलेश यादव पर मुकदमा लिखो, आज लिखो, अब भी लिखो, लिखो अखिलेश यादव पर मुकदमा, लेकिन टीम 11 पर मुकदमा कौन लिखेगा? एक नंबर के झूठे हैं, इनका नेता झूठा, ये झूठे, इनका मुख्यमंत्री झूठा, और देश की दुर्दशा के कारण यही लोग हैं। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए। ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं, ये किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं, ये बोलने के लायक नहीं है, इनको सुनना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। ये समाजवादी गुंडे बोलने लायक है।
नहीं नहीं, डोंट, ये सब एक कांग्रेस के नेता हैं, इनको आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करें। किसी को गुंडा बवाली बदमाश ना बोलें, इस प्रकार की भाषा उचित नहीं है। जगदीश जी गो अहेड। गुंडे खुद हैं इनके। नो नो नो, प्लीज आप भी मत इस्तेमाल करें। नो जगदीश जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो 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 नो, डिबेट को हम संसदीय रखें, अनुशासन में रखें और एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखें। आप मुझे बताइए, आप बोलने के लायक नहीं हो। नो नो, आपस में सम्मान रखो। अब आप नहीं बोल सकते। देश की दुर्दशा कर दी आपने, जिंदा लोगों को मार दिया है, मां गंगा को गंगा कर दिया है, भारत में त्राई त्राई कर दिया है, शमशान घाट पर जगह नहीं है, हॉस्पिटल मिल रहे हैं, दवाई है नहीं है, कहते 5 लाख आदमी भेज दिए। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। आप झूठे हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आपके नेता गद्दार हैं। आपने बुरा हाल कर दिया, आपने भारत को बेच दिया। 70 साल का भारत बनाया था हमने, आपने बेच दिया। आप लुटेरे हो, आप नो, प्लीज संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अनुचित है। विवेक साइलस जी 97,000 गांव तक पहुंचने का दावा है और 1,41,000 टीमें बनी हैं। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग क्या और भी विभागों के जोड़ लूं तो भी इतने लोग नहीं बनते हैं जितने का क्लेम किया जा रहा है। और WHO जिसके पास 100 लोग भी नहीं है उत्तर प्रदेश के भीतर, वो दावा कर रहा है कि वो 2,000 टीमें बना के 10,000 गाँव हो आया। भाई मैं प्रमाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं ना, आप मुझे तथ्यों के साथ झुठला दो। और मैं कहता, और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पे मुकदमा हो, मैं कहता हूं मैं स्वागत करता हूं कि अखिलेश यादव पे मुकदमा हो, लेकिन एक मुकदमा टीम 11 पर भी हो। विवेक जी गो अहेड प्लीज। एक मुकदमा मेरे पे भी करो, एक मुकदमा मेरे ऊपर भी करो और एक मुकदमा टीम 11 पर भी करो। मैं कह रहा था उनके ऊपर भी मुकदमा करना चाहिए, उन्होंने भय और भ्रम फैलाया। ओके, बोलिए विवेक जी। देखिए ब्रजेश जी, इस समय लड़ने का वक्त नहीं है। बड़ा दुख है कि जिस तरह से टीवी पे आज डिबेट हो रही है, ये बहुत ही सेंसिटिव इस समय मामला है, बहुत गंभीर मामला है। इस पे इस तरह से लड़ाई करेंगे तो प्रदेश कैसे समझेगा? कोई लड़ाई नहीं कर रहा, सब अपनी बात रख रहे हैं। कहने का तरीका अलग अलग होता है जी, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आप कहें अपनी बात बोलिए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की गृह जनपद की बात से स्टार्ट करूंगा। वहां पर एक गाँव है गंभीरपुर। गंभीरपुर में 80 बेड का अस्पताल है जो कि आज तक चालू नहीं हो पाया। अभी पिछले साल ही वहां पर हेल्थ मिनिस्टर गए थे, उन्होंने कहा था, वादा किया था वहां के लोगों को हम चालू करेंगे। तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में, गंभीरपुर में 80 बेड का हॉस्पिटल आज भी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। यह मुख्यमंत्री की जिले की मामला है। और दूसरी बात जो मनोज यादव जी कह रहे थे, तो पिछली बार याद करिए ब्रजेश जी, हम ही आप बैठे थे जब पहला लहर चल रहा था, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पीपीई किट, ऑक्सीमीटर और मास्क में किस तरह से अरबों रुपए की इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे जिलों में धांधली हुई थी। वो किसी छुपी है क्या? बिल्कुल नहीं छुपी है। पहले आपकी टेस्टिंग 2,97,000 तक पहुंच गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। आज वो टेस्टिंग 2 लाख से नीचे आ चुकी है। और सच्चाई मैं लखनऊ का आंकड़ा दे रहा हूं, अगर मेरा आंकड़ा गलत है बिल्कुल मेरे ऊपर मुकदमा करो। 13,000 है, 30,000 से 13,000 पे आ गए। लखनऊ के भीतर 30,000 टेस्ट हो रहे थे, 13,000 ठीक, अप्रैल आखिरी हफ्ते में। आज 13,000 आ गए। सरकार जानबूझ के टेस्ट को घटा रही है। सच्चाई ये भी है ब्रजेश जी, बिल्कुल सच्चाई है कि आज हमारे पास वैक्सीन और एक मैं आपको तथ्य और बताता हूं, और मनोज जी को भी बताऊंगा, आप सब लोग सुन रहे हैं। हमारी 55 टीमें हैं पिछले एक सप्ताह से। वो तकरीबन, मेरे एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको कल दे दूंगा, पर तकरीबन 1,000 गाँव तक हमारे लोग पहुंचे हैं। और आपको पता है 5% गाँव भी अब तक नहीं मिले हैं ऐसे जहाँ कोई मेडिकल किट आई हो, स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई हो या किसी के टेस्ट आए हों। निवासा करके एक गाँव है गोरखपुर में, हमारी टीम वहाँ 2 दिन पड़ी रही। हम लगातार खबर दिखाए। गोरखपुर से 28 किलोमीटर दूर सिर्फ एक जगह है मनोज जी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन तक खबर चलने के बाद एक स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और 90 किट लेकर आई थी केवल, जबकि उस गांव की आबादी 5 से 6,000 है। और जब ज़्यादा लोग आ गए तो टीम को भागना पड़ा, क्योंकि गांव के लोगों ने वहाँ हंगामा कर दिया कि जब टेस्टिंग किट नहीं तो हमारी टेस्ट कैसे होगा। ये हालात हैं। आपकी जो ज़मीनी हकीकत है और आप जो दावे कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और मीडिया से जो फीडबैक मिले उसका उपयोग करिए, लोगों को बचाइए, ये प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। मीडिया का फीडबैक सकारात्मक देने के लिए सरकार बैठी है और संवेदनशील तरीके से ब्रजेश से हम लोग बैठे हुए हैं, काम करने के लिए तत्पर है। तभी ये हाल है प्रदेश। एक्शन बोर्ड को भी देख लीजिए। आपने ठीक कहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ब्रजेश। मैं गांव के नाम के साथ ठीक कहा था आपने, गांव के नाम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मनोज यादव कितने भी दावे कर लें,
कुछ भी कह लें, लेकिन आज प्रदेश की जो हालत है वो गांव का बच्चा एक सवाल और है। मनोज यादव ने एक आरोप लगाया है। मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए, विवेक जी, मनोज यादव ने एक आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, इसलिए अखिलेश यादव पर मुकदमा होना चाहिए, ये इनका मानना है। आप बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं विजय जी, वैक्सीन आज है कहां मार्केट में? हम लोग 42,000 वैक्सीनेशन कर रहे थे एक दिन में पूरे इंडिया में। रुक जाइए मनोज जी, शांत हो जाइए, आंकड़े ना हुआ करो, चिल्लाए मत करिए। 42 लाख हम वैक्सीनेशन तक पहुंच गए थे। मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूं। आज हम कितनी कर रहे हैं? 16 लाख। क्यों मनोज यादव? क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीन है ही नहीं। और आप यहां पर शामली में कोविड की जगह कुत्तों का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, रेबीज का इंजेक्शन। आपको शर्म आनी चाहिए। बैठ के कम से कम इतना तो भ्रम मत फैलाइए। भ्रम फैला रहा हूं, अपने आंकड़े जांच करके आया करिए और पढ़ लिख के आया करिए। राहुल गांधी का आईक्यू लेके बरेली में बरेली में क्वारा गांव है, गांधी का 26 लोगों की मृत्यु हुई है। 26 लोगों की मृत्यु एक गांव में, बरेली में क्वारा गांव में हो गई है। झुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़े बंगाल में भी महामारी हो गई है। राहुल गांधी के लायक हो गया, बोलने के लायक स्तर पर हो रहा है। आप उसको पप्पू बनाते हैं, आप खुद लोग पप्पू ये तो भ्रम मत फैलाइए कि रेबीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। रेबीज का इंजेक्शन आप लोग झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री श्यामली में पता कर लीजिए, पता करिए श्यामली में। दवाई का अरेंजमेंट करो ना, राहुल गांधी का अरेंजमेंट करो ना। श्यामली में थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड रुके आप लोग, इसको राजनीतिक झगड़े का मंच ना बनाए। हम डॉक्टर अनूप अग्रवाल को आमंत्रित करते हैं। जगदीश जी प्लीज एक दूसरे के साथ सहयोग, सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखें। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के कन्फ्यूजन आ गए हैं। आज मैं पढ़ रहा था नीति आयोग के सदस्य जो मेडिकल एडवाइजर भी हैं भारत की सरकार के, डॉक्टर वी के पॉल का, अब वो कुछ और बता रहे हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कुछ और बता रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप कोविड पॉजिटिव रहें तो 6 महीने तक आप चाहें तो टाल सकते हैं, आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने पहली डोज ले ली है अब वो 2-3 महीने के बाद भी लें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार का असमंजस का वातावरण सलाहकारों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसका क्या दुष्परिणाम है इसके? देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद सेकेंड डोज का है तो कोविशील्ड के बारे में पहले से ही है कि 6 से 8 हफ्ते में और 4 से 6 हफ्ते में कोवैक्सीन का लगना चाहिए। पहली डोज लगने के बाद व्यक्ति को सीवियर बीमारी से इम्यूनिटी मिलनी शुरू हो जाती है और सेकेंड डोज का जैसे जैसे हम गैप बढ़ाते हैं 4 से 5% एडिशनल हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, एक चीज होती है ऑप्टिमम और एक होती मैक्सिमम। एक होता है कि जहां पर हमको सबसे ज्यादा मिलेगा और दूसरी लिमिट होती कि कहां तक खींच सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि नीति आयोग ने जो बताया है वो मैक्सिमम लिमिट है कि यहां तक खींची जा सकती है और उसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है और अगर सेकेंड डोज को हम लोग कमी के कारण आपको टाइम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? देखिए, हर हफ्ता बढ़ाने पर अप टू 12 वीक्स आपको एडिशनल 2 से 3% इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जब हम ये बात करते हैं तो अगर हम 6 हफ्ते पे लगा रहे हैं तो हमें 65 से 70% इम्यूनिटी मिल जाती है माइल्ड बीमारी से या मॉडरेट बीमारी से। लेकिन जहां हम 1 हफ्ता बढ़ाते हैं तो 70 से 72, 73, 75 होती है। तो बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं होता है ड्यूरेशन बढ़ाने से। तो जिस समय पैंडेमिक चल रहा होता है उस समय हमें यह ध्यान देना है कि मैक्सिमम लोगों को सेकेंड डोज भी लग जाए, जिससे कि उनको कम से कम वो 70% की इम्यूनिटी तो मिल जाए। इम्यूनिटी ना रहने से बेहतर है कि आप 70% तो अचीव कर लें। इसलिए गैप बहुत ज्यादा बढ़ाने से लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, बट शायद शॉर्ट टर्म में बड़ा फायदा ना हो इस बात का। दूसरा, शायद ये बढ़ाने से गैप से सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको पहला इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पहला वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, उनको उसकी जगह पे पहला वैक्सीन लग जाए तो उनको भी कुछ फायदा मिल पाए। जहां तक मुझे समझ में आता है इसके सिर्फ यही 2 उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की उपलब्धता हमारे देश और राज्य में है,
अभी हम 18 से 45 वाला तो रोल आउट ठीक से हो नहीं पाया। आज मेरी सूचना है कि 2 या 2.5 लाख सिर्फ लोगों तक ही वैक्सीन पहुंच पाई है। हमारी आबादी इतनी बड़ी है, बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी इस तरह का कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है हेल्थ का कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो हमें तत्काल क्या पहल करने की आवश्यकता है? देखिए, तत्काल पहल ये करने की आवश्यकता है कि जो पहले और दूसरे चरण में हमने देखा था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लग रही थी। बहुत सारे हमारे नागरिकों के दिमाग में अभी भी सरकारी अस्पताल पहुंचने में डर है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसके बीच में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी होंगे, और जो लोग वहां पर लाइन लगा के वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं भ्रम नहीं पैदा कर रहा हूं, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी वहां से कोविड हो जाए। तो सरकार को ये सिक्योर करना चाहिए कि प्राइवेट अस्पतालों में, जहां तक मैं जानता हूं, अभी प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। मेरे स्वयं के अस्पताल में भी वैक्सीनेशन 30 तारीख के पहले हो रहा था। मैंने स्वयं भी सीरम इंस्टीट्यूट को ईमेल करी थी, वहां से मुझे जवाब आया कि अभी 2 महीना लगभग लग सकता है उन्हें हमें उपलब्ध कराने में। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने दूसरे चरण में प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग लिया था, तुरंत जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके सरकार को प्राइवेट अस्पतालों को इन्वॉल्व करके। एक और सवाल है जो काफी ज्यादा लोग फेसबुक पर पूछ रहे हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं, और चूंकि आपके पास इसके साइंटिफिक रीजन जरूर होंगे। लोगों का ये कहना है कि गंगा जी में जिस प्रकार से शवों को बहाया जा रहा है, सब क्षत विक्षत हो रहे हैं, और वो सब अधिकांश उसमें से कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लाशें हैं। क्या हमें इस वक्त उस पानी का इस्तेमाल किसी प्रकार करना चाहिए या अभी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गांव नदियों के किनारे हैं, जो लोग गांव और उसमें पानी वहां से लेते हैं, उन सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं पर भी किसी भी नदी में अगर लाशें बह रही हैं, संक्रमण है, वो भले कोरोना हो या ना हो, वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो हमें डेफिनेटली गांव, स्पेशली मैं गांव वालों के लिए सलाह देना चाहूंगा कि जो भी आप पानी यूज कर रहे हैं उसको उबाल कर ही यूज करें। उससे कम से कम आप ये सिक्योर कर सकते हैं कि किसी भी तरह का आपको संक्रमण नहीं हो। ये भी हो सकता है कि बेहतर है कि बहती लाशों से कोरोना के अलावा अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमें यह देखना होगा क्या गांव में ऐसी पेयजल की सुविधा है कि नहीं है। शहर में तो लोग नहीं पीते हैं, शहर में लोगों ने वाटर प्यूरिफायर भी लगा रखा है, सारी सुविधाएं, बट ये सारी समस्या गांव के लेवल पर है। तो अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो नदी से डायरेक्ट लेके पानी पीना डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। मनोज यादव जी, जिन जनपदों के भीतर लोगों की लाशें गंगा नदी में बहती हुई पाई गई या दफनाई पाई गई, जहां पर लाशों के साथ इस प्रकार चील कौवे गिद्ध नोच रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसएसपी और वहां के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए उन जनपदों के? निश्चित रूप से ये अमानवीय और बहुत ही, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है, बहुत ही अमानवीय घटना है। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार, एक कमेटी बनी है, जांच कमेटी इसकी रिपोर्ट देगी, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो उसमें एसपी हो, सीएमओ हो या फिर डीएम हो, निश्चित रूप से उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। मैं भी संवेदनशील तरीके से बता रहा हूं कि देखिए, ये बहुत ही घटिया किस्म की घटना थी, ये एक अमानवीय घटना है। ऐसे इतिहास के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती है। लेकिन इसके पीछे सिस्टम का कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित रूप से दोषी है, जांच होगी, उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। ऑलराइट, जगदीश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए, ऐसी असंवेदनशीलता के लिए जो लोग कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मानवता को कलंकित और शर्मसार किया, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, जितने भी लोगों की लाश को बहाया जा रहा है, वो इससे बड़ा अपमान और दुखी तस्वीर हमने जीवन में देखी। मैं पंडित हूँ, हिंदू हूँ, और धर्म के अनुसार इस तरह लाश नहीं बहा सकते हैं। अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा, लोग डर गए हैं, बुरी तरह से भयभीत हो गए हैं, देखने वाले भी डर रहे हैं और जिनके मर गए वो भी डर रहे हैं। इस तरह का मंजर देश में हो जाएगा, बड़ा दुखित है। सोचना चाहिए
सरकार को अरेंजमेंट करना चाहिए, शमशान घाट में लकड़ियां देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए अगर वो मुस्लिम भाई है तो दफनाने की। ये जो हालात देश में है बद से बदतर मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मन दुखी है, बहुत दुखी है। मनोज भाई को मैं कहता हूं राजनीति छोड़ के आज समय है कि गलती हुई है, गलती आपसे ये हुई है, आपने जमीन पे आइए, आप भी बंद कमरों से निकलिए, घरों से निकलिए, कार्यकर्ताओं को निकालिए। मेरा भी आपसे निवेदन है, कम से कम कोरी राजनीति मत कीजिए, कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। आज हमें यही हमारे अच्छे दिन है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप भी दुखी होंगे, आपको भी दुविधा का सामना करना पड़ा है। तो इस महामारी में हमें क्या हमारे अच्छे दिन है बताइए? ऐसे ही अच्छे दिनों का वादा किया था आपके मुख्यमंत्री। अरे साहब ऐसा है ना, ड्रामा मत कीजिए। आपके प्रधानमंत्री 18 घंटे वैक्सीन काम जब आई तो आप ही कोई लोग रो रहे थे। आपके आप गलती होगी, गलती मान लो, आपसे गलती हुई है, आपने गलती करी है, आपने किसानों पर इल्जाम लगा दिया है, आपने हरिद्वार में इतने बड़े बड़े मेले करा दिए, आपकी गलती है, आपने लेकर रैलियां करते रहे, आपकी गलती है। आज बंगाल के हालात देख लीजिए, आज बंगाल के हालात देख लीजिए, देखे नहीं जाते। मनोज जी गलती मानो, आज आपका बोलने का समय नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। आप दोनों शांत हो जाएं। आप नहीं बोलेंगे। विवेक साइलस की बारी है। विवेक जी, उन्नाव, थैंक यू, शुक्रिया। उन्नाव, रायबरेली, चंदौली, महाराजगंज, गाजीपुर, वाराणसी और बलिया, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है जहां पर ये लाशें पाई गई हैं और पाई जा रही हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है, मानवाधिकार आयोग से भी दरख्वास्त है कि यहाँ के अफसरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो कि देश दुनिया में उदाहरण बने। जी बिल्कुल, जवाबदेही तो किसी न किसी की बनती। ब्रजेश भाई, जो हालात बने हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, किसने कहाँ क्या चूक हुई है, लेकिन इस बात से को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो सिस्टम है, जिसको मीडिया ने नया नाम दिया, सरकार को सिस्टम, बड़े बड़े मीडिया हाउस आज सिस्टम के नाम से कह रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं, सरकार की नाकामी है। नाकामी है, मैं वही बोलना चाह रहा था, सरकार की नाकामी है। सरकार ने कहा में छुपो मत। 2017 में सरकार ने कहा था, सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने, कि यहाँ दूध की नदियां बहेंगी। क्या नदियों में क्या बह रहा है आज? पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। गुजरात, रुक जाइए मनोज जी, रुक जाइए, बोलने की बहुत आदत है आपको। आप बोलो ना। गुजरात मॉडल जो आपका है, उसको आपने ढाका था जब ट्रंप आए थे, तब आपने दीवार बना के गुजरात मॉडल उस समय ढाका था, वहां अपनी नाकामी छुपाई थी। और यहाँ लखनऊ के अंदर आप शमशान घाट को ढाक रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों को पता न चले कि कितने मौतें हो रही हैं। आप शमशान घाट को ढाक सकते हैं, लेकिन उस आग को, उस धुएं को नहीं आप रोक सकते हैं, जो कि पूरे प्रदेश में दिख रहा है। बच्चा बच्चा देख रहा है कि हर नदी में, उत्तर प्रदेश के हर नदी में आज लाशें बह रही हैं। ये किसकी कमी है? किसको दोष दिया जाएगा? आप लोग विपक्ष के पल्लू में छुप के कब तक बातें करेंगे, ये बताइए। छुप के बातें करते हैं, आप लोग की आदत है विपक्ष के पल्लुओं में छुप के बातों करने की, पर्दे के पीछे छुप के विपक्ष है आप इल्जाम लगा के बात करते हैं। ये नाकामी उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। एक बात चूक कर ली 22 में उत्तर प्रदेश की जनता अब चूक करने वाली नहीं है। मनोज जी, मैं बता दे रहा हूँ, आज ये बहुत गंभीर विषय है जिसको आप लोग बहुत हल्के ले रहे हैं। बहुत गंभीर विषय को आप बहुत हल्के ले रहे हैं। आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आप लाशों में नाराजगी करना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी आपदा में अवसर आप लोग ढूंढ रहे हैं। आपने वैक्सीन में भी जीएसटी लगा दिया, वैक्सीन तक में जीएसटी लगा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां पहुंचा दिए। आपदा में अवसर आप लोग ढूंढते हैं, कर दोगे। आपदा में अवसर आप ढूंढते हैं, सैनिटाइजर तक के 18% जीएसटी आपकी सरकार ले रही है। यहाँ बैठ के भाषणबाजी करते हैं, भाषणबाजी मत करिए, काम करिए, लोगों की जिंदगियों से मत खेलिए। मनोज यादव साहब, लोगों के साथ खेलने का काम, भ्रम फैलाने का काम, एजेंडा चलाने का काम ये कर रहे हैं। ये जो फर्जी विज्ञापन है ना, बंद करिए और लोगों के सामने हम प्रदेश को ना खो दे, धरती पे उतर के काम करिए। मनोज जी, जो सरकार ये बेशर्मी वाला भाषण बंद कीजिए, बेशर्मी वाला भाषण बंद करिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने गांव ग्रामीण के लोगों को बताना चाहता हूं, सरकार दावे लाख कर ले, लेकिन आप क्या हकीकत है ये आप बेहतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लिहाजा अपना बचाव स्वयं करें, जितनी अधिक से अधिक सावधानी हो ज़रूर बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, जीवन रक्षक दवाएं अपने घरों पे रख लें। अगर आपको इस तरह की कोरोना संबंधी कोई लक्षण है तो टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो इलाज तो पहले तत्काल शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।